नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो है शिक्षण विधियों की हमारी ये छठे नंबर की क्लास होगी और बहुत अच्छे नोट्स हैं साथियों और आपका प्यार कोटा ऑनलाइन क्लासेज को बहुत बढ़िया मिल रहा है साथियों। और लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़। ये इसलिए कहते हैं यार, थोड़ा-सा हमें जो है ना मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और शेयर से। और थोड़ी बहुत भी अगर तकलीफ होती है या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे से भी, देखो हो सकता है, आप कमेंट कर दिया करो तो वो मैं सही कर दूँगा, ऐसा कोई दो राय नहीं है और आपके कमेंट से और बच्चे भी देख सकते हैं। देखो, कोई महान विद्वान नहीं हो सकता, सभी में कुछ न कुछ कमियाँ होती है। तो मित्रों, पर इसी तरह आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से कोटा ऑनलाइन क्लासेस आगे बढ़ता रहेगा और मैं भी इसी तरह आपके लिए काम करता रहूँगा। साथियों, कैसा लगता है आप लोगों को? एक बार ज़रूर बताइए कि मेहनत जो रंग लाती है, वो हमेशा के लिए अगर मेहनत की जाए तो रंग ज़रूर लेके आती है। साथियों, यही बात है कि मेहनत करते रहो बिना किसी शोर-शराबे के, लेकिन आपकी जो सफलता है ना, वो हमेशा शोर मचाएगी। इसी बात को सोच कर के आगे बढ़ना है और इसी तरह से हमें मोटिवेट रहना है। चलिए मित्रों, आज हम शुरू करते हैं इसी ही क्लास को और ये क्लास है हमारी छठे नंबर की शिक्षण विधियों की। साथियों, मेरी हमेशा पूरी कोशिश है कि मैं जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकता हूँ, वो डालूँ। साथियों, एक बात ध्यान रखना यार, शेयर-वेयर भी कर दिया करो थोड़े से आपके ग्रुपों में, अगर अच्छा लगे उन्हें, तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, जिसका देख रहे होंगे उसी का देखें। यहाँ से अगली क्लास है, मित्रों लिखा हुआ है प्रतिलिपि के लिए विषय। अब प्रतिलिपि के लिए जो विषय हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? वस्तु प्रतिलिपि के लिए छात्रों की पाठ्य पुस्तकों वस्तु प्रतिलिपि के लिए छात्रों की पाठ्य पुस्तकों, दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों, मासिक पत्रिकाओं तथा कहानियों की पुस्तकों आदि के अंश के लिए जा सकते हैं। यानी कि साथियों, कोई भी प्रतिलिपि को अगर हमें करना है, तो हम लोग इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इससे बालकों की भाषा में शुद्धता आएगी और वे पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के मुद्रित अक्षरों का आदर्श अपने सामने रखते हुए सुंदर अक्षरों को लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो प्रतिलिपि के लिए हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रतिलिपि संबंधी कुछ अन्य आवश्यक बातें जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रतिलिपि, अनुलिपि, ठीक है? और सुलेख, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना? सीधे-सीधे प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए, अध्यापक को प्रतिलिपि संबंधित निम्न बातें सदा ध्यान रखनी चाहिए। ये अध्यापक के लिए है कि जब भी प्रतिलिपि की बात आए, तो इन बातों का हमेशा अध्यापक को ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिएगा, प्रतिलिपि की विषय वस्तु बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जब भी प्रतिलिपि की कोई भी विषय वस्तु आप बालकों के सामने रखो, तो वो उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अगली बात आती है, बालकों के अनुभव तथा ज्ञान परिधि को ध्यान में रखकर ही प्रतिलिपि संबंधी अंशों का चयन करना चाहिए। उनके अनुभव को ध्यान रख कर के, उनकी ज्ञान परिधि को ध्यान रख कर के, ऐसे ही चीज़ों का या ऐसे ही प्रतिलिपि संबंधी अंशों का हमें जो है उनके सामने ध्यान रख कर के उन अंशों को लेना चाहिए, ऐसा कहा है इसके अंदर। फिर अगला प्रश्न आता है, जब बालक प्रतिलिपि कर चुके, तब उसका निरीक्षण अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए। जब बालक किसी चीज़ को वे वापस से प्रतिलिपि कर चुका है, आपको पता लग गया है कि बालक ने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? हमें निरीक्षण कर लेना चाहिए, उनकी गलतियों को हमें बताना चाहिए। आगे फिर कहा है, छात्रों की अशुद्धियों तथा न्यूनताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनके निराकरण का हमें प्रयास करना चाहिए। छात्र ने क्या अशुद्धि या छात्र ने कितनी शुद्ध लिखा है, कितना अशुद्ध लिखा है, ऐसा उन्हें हमें बताना चाहिए। उनका ज्ञान प्राप्त करके हमें निरीक्षण करना चाहिए और उसका निराकरण भी हमें करना चाहिए। अब साथियों, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, वो है श्रुत लेख या श्रुति लेख। ठीक है, देखिएगा, श्रुत लेख या श्रुति लेख, श्रुत लिपि या श्रुत लेख, अगली बात आती है और ये उन्हीं की तरह है। सारी चीजें प्रतिलेख, सुलेख, ये सब एक जैसे ही टॉपिक हैं और ये चल रहे हैं। देखो,
अब श्रुत लिपि या श्रुति लेख क्या है? साथियों वो कहते हैं कि ये क्या चीज है, इसको समझ लो पहले तो। श्रुत लिपि में अध्यापक बोलता जाता है। श्रुत लिपि क्या होती है? इसमें अध्यापक क्या करता जाता है? बोलता जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, मैंने बोला और स्टूडेंट ने लिखा, तो ये श्रुत लेख यानी कि सुनकर के लिखा गया लेख, इसको क्या कहेंगे? श्रुत लेख कहेंगे साथियों। ठीक है। फिर इसके बाद में और बालक सुनकर लिखते जाते हैं, तो ये बस ये पॉइंट याद कर लो, उसमें काम हो जाएगा। यानी कि श्रुत लिपि क्या है या श्रुत लेख क्या है? कि अध्यापक बोलता है और बालक लिखता है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा बात आपको। फिर आगे देखते हैं, कहीं कहीं पर श्रुत लेख के लिए सीता वाद्य, साथियों ये पूछा जाता है कि सीता वाद्य क्या है? दृश्य, श्रव्य या फिर श्रव्य दृश्य क्या है? कौन सा वाद्य है? तो इसको हम लोग ग्रामोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामोफोन कहते हैं। सीता वाद्य या ग्रामोफोन या ध्वनि लेख यंत्र यानी कि टेप रिकॉर्डर, ध्वनि लेख यंत्र टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग होता है। सुनकर लिखे जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? श्रुत लेख कहा जाता है। ये बात तो आपको शायद समझ में अच्छे से आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे फिर कहा है, श्रुत लिपि का प्रारंभ कब करवाया जाए? अब श्रुत लिपि का प्रारंभ कब करवाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब विद्यार्थियों को भाषा की ध्वनियों, उन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले अक्षरों और अक्षरों की आकृतियों का तथा प्रतिलिपि करने का अभ्यास हो जाए, तब श्रुत लिपि या श्रुत लेख का प्रारंभ करना चाहिए। जब बालक को अक्षरों के बारे में, उनकी ध्वनियों के बारे में, इन सारी चीजों का जब उसे ज्ञान हो जाए, वो अच्छे से लिखना शुरू कर दे, तब श्रुत लेख हमें करवाना चाहिए। ठीक है साथियों, अगली बात आती है, श्रुत लिपि को कैसे सफल बनाया जाए। अब श्रुत लिपि को हम कैसे सफल बना सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में कि इसे कैसे सफल बनाना चाहिए। कैसे सफल बनाया जा सकता है? देखो, श्रुत लिपि को कैसे सफल बनाया जाए। श्रुत लिपि की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर श्रुत लिपि की सफलता निर्भर करती है, इन्हें तो हमें फॉलो करना ही करना है। देखो यहाँ पर विषय सामग्री बालकों की रुचि, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर चुननी चाहिए। अगर वो बच्चे उसमें रुचि ही नहीं लेंगे तो फिर क्या फायदा है, बताओ। आगे, बालकों के पास उचित लेखन सामग्री भी होनी चाहिए, वो उसको लिखे, ये सामग्री भी तो उसके पास हो। छात्र ठीक आसन पर बिठाए जाए, अध्यापक का उच्चारण भी स्पष्ट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर अध्यापक ही गलत उच्चारित कर रहा है तो बालक सही लिखेगा क्या? वो लिखेगा ही नहीं सही, वो गलत ही लिखेगा, ये 100% बात है। फिर कहा है कि अध्यापक की बोलने की गति ठीक ठाक यानी कि मध्यम होनी चाहिए। अध्यापक अगर बोल रहा है तो उसकी गति, उसकी लय जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। कहने का मतलब मध्यम होना चाहिए, क्योंकि बालक की स्पीड इतनी नहीं होती है, ये हमें पता है। अध्यापक जो गद्यांश चुने वह न तो बहुत सरल हो और न ही बहुत कठिन हो। ऐसा गद्यांश चुने जो उसको लिखवा रहा है बोल करके कि वो सरल भी नहीं होना चाहिए और कठिन भी नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। ठीक है। प्रारंभ में छात्रों को पाठ्य पुस्तक का ही कोई अंश चुनना चाहिए, बाद में पत्र पत्रिकाओं का कोई गद्यांश चुना जा सकता है। प्रारंभ में तो उनकी पुस्तकों की बात का ही कोई अंश या कोई गद्यांश चुनना चाहिए, बाद में कोई सा भी अंश लेकर के आप लिखवा सकते हो। अगला पॉइंट आता है श्रुत लिपि की विधि। अब श्रुत लिपि की कौन कौन सी विधि है साथियों, उसका ध्यान। विधि की दृष्टि से हम श्रुत लिपि को 4 सोपानों में बांटते हैं। अब लिखने की क्या विधि हो सकती है? श्रुत लिपि के लिखने की जो विधि है उसको हमने 4 भागों में बांटा है, 4 सोपानों में बांटा है, विभाजित कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से सोपान है जिनको हम लोग विभाजित कर सकते हैं साथियों, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, प्रथम सोपान क्या है? पहला सोपान क्या है? गद्यांश के नवीन शब्दों को श्याम पट पर यानी कि बोर्ड पर लिखा जाए। जब सभी बालक इन शब्दों को अच्छे प्रकार से देख ले तब उन्हें मिटा दिया जाए। सबसे पहला सोपान आता है कि जो गद्यांश है उसके जो कठिन शब्द हैं उनको बोर्ड पे लिखा जाए और बालक उनको अच्छी तरह से देख ले, परख ले, समझ ले, फिर उनको मिटा दिया जाए। फिर द्वितीय सोपान आता है, अध्यापक गद्यांश का सस्वर वाचन करे, अच्छे से उनको पढ़े, बालक केवल सुने और केंद्रीय भाव को समझकर लिखने के लिए तैयार हो जाए। पहले उनको
पूरा गद्यांश पढ़ देना चाहिए। तृतीय सोपान आता है, अध्यापक अपेक्षाकृत मंद गति से स्वर आरोह और अवरोह सहित शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करते हुए गद्यांश को बोले और बालक उसे सुनकर लिखते जाएं। बोलते समय किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। देखो, ये सबसे अच्छा तृतीय सोपान, सबसे बेस्ट सोपान मेरे हिसाब से मुझे लगा है। साथियों, इसमें बताया गया है कि जो अध्यापक है वो किसी को भी कोई भी गद्यांश अगर वो लिखा रहा है तो थोड़ा उसे मीडियम में बोले। कहने का मतलब है न धीरे बोले न थोड़ा जल्दी बोले, और अध्यापक जो भी बोले वो बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए। यानी कि आरोह और अवरोह में उसका उच्चारण होना चाहिए, और उच्चारण करते समय साथियों जो उच्चरित शब्द है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, और बार बार किसी भी शब्द या वाक्य की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसा यहाँ बताया गया है तृतीय सोपान के अंतर्गत। मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी साथियों बात। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। अगला जो फोर्थ नंबर का सोपान आता है, और फोर्थ नंबर का सोपान क्या कहता है साथियों, वो कहता है कि अध्यापक अध्यापक अपेक्षाकृत तीव्र गति से गद्यांश का वाचन करें ताकि छात्र छूटे हुए और अशुद्ध शब्दों को ठीक कर सके। जब आपका कंप्लीट आपने लिखा दिया है, लिखाने के बाद में फोर्थ सोपान ये कहता है कि अध्यापक उसे फिर एक साथ पूरा पढ़ दे, और पढ़ने के साथ उसको स्पीड से पढ़े, और जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं फिर उसे सही कर लें। जो भी शब्द छूटा है या थोड़ा बहुत अधूरा रह गया है उसे वो स्टूडेंट जो है उसे सही कर सकता है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब आता है श्रुत लिपि का संशोधन। अब श्रुत लिपि क्या संशोधित हो सकती है, कितना हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। देखो, श्रुत लिपि या श्रुत लेख का उपयोग तभी है जबकि उसका संशोधन किया जाए। संशोधन के ये ढंग हो सकते हैं, हम कितने प्रकार से उसको संशोधित कर सकते हैं, कितने प्रकार से ये ढंग हो सकते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले बात आती है, यदि बालकों की संख्या कम हो तो अध्यापक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक को सामने बुलाकर संशोधित कर सकता है। तो संशोधित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो कम बालक हैं तो फिर बुला करके एक एक बालक को हम लोग ये काम कर सकते हैं कि एक एक बालक का हम संशोधित कर सकते हैं। फिर आता है, बालकों की संख्या अधिक होने पर अध्यापक छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएं अपने घर ले जाकर संशोधित करें, परंतु यदि इस कार्य में विलंब हुआ तो संशोधन का पूरा पूरा लाभ छात्रों को नहीं मिल पाएगा। फिर आगे है, यदि गद्यांश पाठ्य पुस्तक में से लिखा गया है तो छात्रों को स्वयं अपने कार्य को संशोधित करने के लिए कहा जाए। क्योंकि बहुत सिंपल बात है, ये सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि अगर आपने कोई पैराग्राफ छात्रों को लिखवाया उनकी पाठ्य पुस्तक में से, तो उनको बोलिए कि अब आप अपनी कॉपी को खुद संशोधित कीजिए ये पैराग्राफ पर, और आप खुद इसको चेक कीजिए कितनी गलतियां किस बंदे के या किस स्टूडेंट की निकलती है। तो ये पॉइंट सबसे आसान है, और इस पॉइंट से हम लोग कितने भी स्टूडेंट क्लास में हो आसानी से कर सकते हैं। अगला है, पत्र पत्रिका से लिया हुआ गद्यांश श्याम पट पर लिखा जा सकता है और छात्र उसे देखकर अपनी अशुद्धियों को सुधार कर सकते हैं। तो ये अगर आपने कहीं दूसरी जगह से लिखा है तो फिर आप पत्र पत्रिका वाला जो भी कहीं से भी लिखा हो फिर उसे आप वहां पर लिख दीजिए, और तो इससे फिर आसानी से संशोधित किया जा सकता है। आगे, छात्र एक दूसरे की कापियां लेकर भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। आगे, बालकों ने जो शब्द अशुद्ध लिखे हैं उनका शुद्ध स्वरूप उनसे 5-5 बार लिखवाया जाए। अगर वो किसी शब्द को मिस्टेक कर रहा है तो उन्हें थोड़ा सा उनको 2-4 बार लिखवाएं ताकि वो सही शब्द वो लिख पाए, सही शब्द को वो हमेशा याद रख पाए, क्योंकि लिख करके पढ़ी हुई चीज ज्यादा याद होती है मित्रों। ठीक है, ये अच्छी बात। अब श्रुत लिपि के क्या लाभ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके क्या लाभ होते हैं, सबसे पहला लाभ है, अध्यापक जो कुछ बोलता है बालक उसे सावधानी पूर्वक सुनते हैं। अध्यापक जो कुछ बोलेगा उसे सावधानी पूर्वक सुनेंगे। फिर है, छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। यह सबसे अच्छा पॉइंट है। श्रुत लिपि या श्रुत लेख का सबसे अच्छा पॉइंट यह है
कि छात्र सुन करके उसका क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अध्यापक जो कुछ बोलता है बालक उसे सावधानी पूर्वक सुनते हैं और फिर अर्थ ग्रहण करते हैं। फिर आगे है, बालक अध्यापक के सस्वर वाचन के साथ साथ लिखने का प्रयास करते हैं। इससे उसकी लिखने की गति क्या हो जाती है मित्रों, बढ़ जाती है। तो ये बहुत लिखने की गति बढ़ाने का ये भी एक सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। आगे, बालक विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग सीखते हैं, और बालक यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग भी सीखते हैं, क्योंकि अध्यापक बोलता है पूर्ण विराम लगाइए, अल्प विराम लगाइए, अर्ध विराम लगाइए। जब वो बीच बीच में जब विराम चिन्ह आएंगे तो वो अध्यापक बोलेगा, और अध्यापक बोलेगा तो बच्चा उसमें सीखता है कि यार यहाँ ऐसा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, या ये विराम चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, इस विराम चिन्ह का सिंबल ऐसा है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी तरह से बालक के लिए फायदेमंद है। आगे है, विद्यार्थियों की वर्तनी में भी इसमें सुधार आता है, और विद्यार्थियों की लिखने की जो स्टाइल है, जो वर्तनी है, उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। तो साथियों, ये हमारा थर्ड नंबर का जो कौशल था वो समाप्त होता है, और लास्ट कौशल आता है अब, लेखन कौशल की विधियां एवं प्रकार। फोर्थ नंबर का जो कौशल है, आप सबको पता है फोर्थ नंबर का कौशल बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है, और यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। ये फोर्थ नंबर का कौशल है साथियों। कौन सा कौशल है, फोर्थ नंबर का। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। देखो, फोर्थ नंबर का जो कौशल है, लेखन कौशल की विधियां। अब लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं वो पढ़ ली जाए। देखो, लेखन कौशल की विधियां और एवं प्रकार और संक्षिप्त सार लेखन कौशल का यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है। सबसे पहले है दृष्ट लेखन विधि, या जिसे हम जैकटाट विधि भी कहते हैं। ये पहले भी हमने इस पे ऊपर बात करी थी साथियों, और ये विधि को आप ढंग से याद रख लेना। ये विधि आती ही आती है, दृष्ट लेखन विधि या जैकटाट विधि। इसको ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी विधि है। दृष्ट दृष्ट लेखन विधि या जैकटाट विधि प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी विधि है साथियों। कैसे, अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। जैकटाट विधि, या फिर इसको हम कहते हैं दृष्ट लेखन विधि। अध्यापक के द्वारा लिखा गया और उसको देख करके लिखा, यानी कि उसका अनुकरण करके लिखा, तो ये जैकटाट विधि है। ये यह पुस्तक में देखकर छात्र अभ्यास करता है। पुस्तक में देख करके छात्र अभ्यास करता है। साथियों याद रखना, जैकटाट विधि क्या होती है, अशुद्धियां कम होती हैं तथा विराम चिन्हों का ज्ञान हो जाता है। अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है, या पुस्तक में से देख करके लिखता है, तो इसको कहते हैं दृष्ट लेखन विधि या जैकटाट विधि। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है श्रुत लेखन विधि या उक्त लेखन विधि। अभी अभी हमने बोला है माध्यमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी है। सुन करके लिखना, श्रुत लेखन विधि, सुन करके लिखना। देखो, अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखना, इसको कहते हैं उक्त लेखन विधि या श्रुत लेखन विधि। अध्यापक मध्यम गति से वाचन करें, वाक्य या पद पाठ्य पुस्तक से ही हो, विराम चिन्हों को न बोलें बल्कि छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करें, छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्ह आदि का उपयोग करें, ऐसा यहाँ बताया गया है। अगला आता है थर्ड नंबर, अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि भी हम इसको कहते हैं। तो अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, जैसा अक्षर लिखा हुआ है उसको वैसा ही हम लोग बनाएं, तो इसको अक्षर स्वरूप या रूपरेखा विधि भी कहते हैं। ये पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए होती है, बिल्कुल सही है। उनकी कॉपियों में डॉट डॉट लगा करके अ लिख दिया जाता है, फिर नीचे उस पे वो पेंसिल फेरता है, या फिर नीचे उसको वैसा ही लिखता है, तो इसको रूपरेखा अनुकरण विधि कहते हैं, या फिर अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि कहते हैं। अभ्यास पुस्तिका में छपे वर्णों की बिंदु मालाओं पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्षों का वर्णों का, ये वर्षों नहीं है, वर्णों का लेखन सर्वाधिक रुचिकर पद्धति होती है। मैंने जो बोला है आपसे वही बात है कि वो डॉट डॉट लगा करके इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट लगा करके अ बना दिया जाता है, और बच्चा इसके ऊपर क्या फेरता है, पेंसिल फेरता है। तो इसको कहा जाता है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि। तो साथियों,
ये हम लोगों ने जो 4th नंबर का हमारा जो अ, कौशल है वो अच्छे से समझा है और साथियों अगली क्लास में हम लोग जो है लेखन के प्रकार 3 होते हैं। लेखन कौशल में हम लोग चल रहे हैं और लेखन के जो प्रकार है वो 3 होते हैं, इसे हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा साथियों और थोड़े से वीडियो छोटे बनने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है। तो साथियों अब क्या ही बयाँ करूँ आप लोगों से, आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे साथियों, मुझे ऐसा आशा है और पढ़ते रहिए और मैं आपकी शिक्षण विधियाँ और जो आपका चल रहा है और जो भी रचनाएँ हैं, अब हम लोग उसको भी शुरू करेंगे। इसी तरह से प्यार बनाए रखें और साथियों अगर नोट्स मँगवाने हैं, हैंड रिटन हिंदी साहित्य के जो भी आपको मँगवाने, तो आप मँगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।